हेलो। जलवायु जो है ये होती क्या है? देखिए, एक होता है आपका मौसम और एक होती है जलवायु, है ना? तो दोनों में अंतर क्या है? मौसम ये किसी स्थान विशेष के क्षणिक भौतिक अवस्था को दर्शाता है। ठीक है। और जलवायु ये एक दीर्घकाल की औसत भौतिक अवस्था को बताता है। ओके। ये क्षणिक भौतिक अवस्था है और ये औसत भौतिक अवस्था है ना? कि जैसे अभी मान लो बोले कि अभी जो तापमान है ना, वो तापमान जो है वो आपका 25 डिग्री सेल्सियस है। फिर दिन के 12 बजे तो बोले कि 30 डिग्री सेल्सियस है। तो ये क्या कर रहे हैं, हम अलग अलग समय पर किसी स्थान विशेष की भौतिक अवस्था को बता रहे हैं, जो कि पर्टिकुलर उसी समय पे क्या है वो बताता है। तो क्षणिक भौतिक अवस्था जो है, भौतिक अवस्था मतलब किसी स्थान के तापमान की बात कर लें, है ना? वायु दाब की बात करें, पवन की दिशा के बारे में बात करें, आर्द्रता के बारे में बात करें, तो ये सब जो है क्या है, भौतिक अवस्था को बताता है। ओके। तो इन सब भौतिक अवस्थाओं को यदि किसी पर्टिकुलर किसी टाइम पर किसी क्षण पर कि क्या भौतिक अवस्था है, तो वो हम बात कर रहे हैं मौसम के बारे में। लेकिन अगर दीर्घकाल की औसत भौतिक अवस्था, यानी मान के चलें कि आप पूरा एक महीने का आप निकालना चाहते हैं, ठीक है, औसत भौतिक अवस्था क्या है, तो आज अगर 25 डिग्री सेल्सियस है, कल 32 डिग्री सेल्सियस था, उसके अगले दिन मान लो 22 डिग्री सेल्सियस था, ऐसे अलग अलग दिन आपने पूरे 30 दिन क्या किया, तापमान दर्ज किया, फिर उसका निकाला औसत। अब पूरा औसत जो है मान लीजिए आया आपका 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना? तो आप कहेंगे कि ये जो मंथ है, ये जो माह है, ये थोड़ा सा गर्म रहा, क्योंकि 32 डिग्री सेल्सियस थोड़ा हाई, समझेंगे नहीं? तो जलवायु कैसी रही इस पूरे माह में? गर्म जलवायु रही, आप ऐसा कहेंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हर दिन गर्म जलवायु थी, है ना? किसी दिन, जिस दिन 20 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस आया, उस दिन तो ठंडा था कि नहीं? ठीक। तो वो अलग अलग क्षण पे जो था उसको आप मौसम कहते हैं। लेकिन किसी स्थान विशेष का किसी दीर्घ काल के लिए जो औसत भौतिक अवस्था निकालते हैं वो बताता है क्या? जलवायु। बात समझ में आ गई? ठीक, ओके। बस मतलब जैसे कि तापमान की अगर मैं बात करूं, तो मौसम मतलब कि किसी समय क्या तापमान है, और जलवायु मतलब किसी पूरे काल में, चाहे महीना हो, पूरा एक दिन का हो, किसी भी एक लंबे अंतराल के लिए तापमान क्या है वो मेरा क्या बताएगा? जलवायु। समझे कि नहीं? वो औसत बताता है, ये एक्चुअल जो है वो बताता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम पर। तो ये अंतर है मौसम और जलवायु में। तो जलवायु जो हम पढ़ रहे हैं, इस जलवायु को समझने के लिए हमें मुख्य रूप से इन चार बातों को समझना होगा। किसी स्थान विशेष के तापमान, वायु दाब, पवन की दिशा और आर्द्रता, इन चारों को परिभाषित करना, इन चारों को बताना, मतलब कि आप जलवायु के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है ना? याद रखिएगा। तो अब जो आपका जलवायु है, यहां से एक प्रश्न आता है सबसे पहले कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक लिख लेना साथ में।
जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में यहाँ पर याद रखने के लिए एक शॉर्टकट आप याद रखिएगा। लैंड फॉर्म्स एक वर्ड याद रखना है ना, लैंड फॉर्म्स। यहां से हो जाएगा लैटिट्यूड, ए से हो जाएगा एल्टीट्यूड, एन से हो जाएगा नियरनेस टू सी, डी से आपको याद रखना है डायरेक्शन ऑफ विंड, एफ से फॉरेस्ट, ओ से ओशनिक करंट, आर से रेनफॉल, एम से माउंटेन और एस से सॉइल। ठीक है। अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी, पवन की दिशा, वन, महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं, फिर है वर्षा, पर्वत और है मिट्टी। ठीक है। ये जो हैं करने वाले कारक हैं जलवायु को, है ना। अक्षांश, किसी स्थान विशेष में क्या अक्षांशीय स्थिति है, उस स्थिति के हिसाब से हमको पता चलता है कि सूर्य और पृथ्वी की जो सापेक्षिक स्थिति है वो क्या है। जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी, है ना। जहाँ पे तिरछी किरणें हैं मतलब वो ज़्यादा दूरी तय करके आ रही है, मतलब वहाँ पे कम गर्मी होगी या तापमान कम होगा। ठीक है। तो ये अक्षांशीय स्थिति के आधार पे हमको जलवायु के बारे में समझ में आएगा। ऊंचाई, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं आप, है ना, तो ऊंचाई पे तापमान कम होता जाता है। पहाड़ों पे जो बर्फ़ जमी रहती है इसलिए जमी रहती है ना। तो ये समुद्र तल से जितनी ऊंचाई होगी उसके आधार पर, है ना, आप गर्मियों में हिल स्टेशन घूमने जाते हैं। क्यों घूमने जाते हो? क्योंकि वहाँ पे तापमान कम रहता है। ठीक है ना, मैदानी भाग की तुलना में। तो ये जलवायु पर असर हो रहा है। समुद्र से दूरी, जितना पानी के पास रहेगा उतना ही क्या होगा कि वहाँ पानी के ऊपर चलने वाली जो हवा है उसमें नमी ज़्यादा होगी, है ना। और नमी ज़्यादा होगी इसका मतलब ये कि वहाँ पर आपका जो है आर्द्रता ज़्यादा होगी। ओके। तो समुद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी आर्द्रता कम होती जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि जो हवा है वो सूखी रहेगी, समझे कि नहीं। लेकिन समुद्र तक के किनारे हैं मतलब आर्द्रता बहुत ज़्यादा, समझे कि नहीं। ओके। जैसे गर्मियों के टाइम पे हम बोलते हैं ना चिपचिपा लग रहा है, या फिर कूलर के सामने बैठ गया, कूलर से हवा आ रही है उसमें पानी छींटे पड़ते रहते हैं तो चिपचिपा सा लगने लगता है कि नहीं। ठीक है। तो क्यों है? आर्द्रता वहाँ पे ज़्यादा हो गई। आई वाज समझ में? ठीक। हाँ, तो जितना समुद्र के पास रहेगा उतनी आर्द्रता ज़्यादा। डायरेक्शन ऑफ विंड, पवन की दिशा, है ना, इसके बारे में भी बताऊंगा आपको किस प्रकार से ये असर करता है जलवायु को। जाहिर सी बात है ये सब चीज़ें तो आपस में जुड़ी हुई है ना। फॉरेस्ट हो गया, वर्षा, पर्वत, मिट्टी। ओके। मिट्टी जैसा हो गया उसके हिसाब से वहाँ पे वनस्पति होगी। रेतीली मिट्टी है तो वहाँ पे कैक्टस, नागफनी, ये सब कटीली झाड़ियाँ होती हैं, है कि नहीं। अच्छी मिट्टी है, दूसरी मिट्टी है नॉर्मल, वो तो वहाँ पे उसके हिसाब से वनस्पति होगी और वैसा ही जंगल होगा। जंगल जैसा होगा, जितना ज़्यादा जंगल होगा उसके आधार पे वहाँ पे पानी को वो आकर्षित करेगा तो वर्षा भी अच्छी होगी। ओके, है ना। तो ये सब आपस में लिंक है ना। और ओशनीकरण, महासागरीय धाराएं, बीच बीच में सुनते हैं आपकी अल नीनो, ला नीनो, है ना, ये सब जो है ओके महासागरीय धाराएं हैं, गर्म जल धाराएं, ठंडी जल धाराएं। उसके कारण क्या होता है कि उसके कारण भी दाब में फर्क पड़ता है ना। तापमान में फर्क पड़ता है, दाब में फर्क पड़ेगा, और दाब में फर्क पड़ा तो उससे फिर क्या होता है कि पवन की दिशा ये परिवर्तित होती है और इन सब वजहों से फिर जलवायु प्रभावित होती है। ठीक है ना। तो ये सब हैं
बाकी अभी समझेंगे तो और ये कुछ चीज़ें जो है आपको समझ में आएंगी। यहाँ तक क्लियर है? ओके, चलिए लिख लिए। तो ये क्वेश्चन आता है CGPSC में, इसको याद रखना। निम्न में से कौन से कारक हैं या कौन से कारक नहीं हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं, ऐसा करके क्वेश्चन आता है। तो इतना पॉइंट याद रखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा वो। ओके, स्टेटमेंट देखेंगे तो, है ना। लैंड फॉर्म्स याद रखना और इस वर्ड को थोड़ा सा रट लो इंग्लिश में, उसके बाद फिर हिंदी आप बना लोगे। क्लियर है? चलिए अब देखिए, तो प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो आपका जो, अगर पृथ्वी की हम लोग बात करते हैं, है ना, तो पृथ्वी पर जो अक्षांशीय स्थिति है, आप जानते ही हैं अक्षांश क्या होता है ना। अक्षांश यानी कि वो काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं हैं। ओके, ये पृथ्वी आपको दिखाई पड़ रही है। पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से जो रेखा गुजरती है ना, वो आपकी क्या हो गई? भूमध्य रेखा। ओके, क्या है ये? भूमध्य रेखा, जो कि 0 अंश की अक्षांश रेखा है ना। और फिर इसके ऊपर चलते हैं तो आपका जो है ये क्या आ जाएगा? 23.5 अंश की कर्क रेखा आएगी। ठीक है, इधर आएंगे तो 23.5 की मकर रेखा आएगी। ओके, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश यानी कि मकर रेखा। ओके, क्लियर है? अब ये जो अर्थ है, ये आप जानते ही हैं कि अर्थ जो है ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है, परिक्रमा करती है। ठीक है, तो देखेंगे ये जो अर्थ ये अपने अक्ष से 23.5 अंश झुकी हुई है ना। इसी पोजीशन पे है, झुकी हुई है पोजीशन पे। अब ये इसी पोजीशन पे है ब्रह्मांड में, ये है सूर्य। क्लियर? तो ये सूर्य के चारों ओर ऐसे क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। क्लियर? और साथ ही साथ अपने अक्ष के चारों तरफ भी घूर्णन करता है। ठीक है, तो ये घूर्णन और ये परिक्रमण, ये इस तरीके से दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं। क्लियर है? तो ये क्या हो रहा है? सूर्य के सापेक्ष इसकी जो स्थिति है पृथ्वी की, वो परिवर्तित हो रही है। एक बार अभी ये यहाँ पर है ऐसे, ठीक है, फिर ये इधर घूमते घूमते यहाँ आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, फिर इस तरफ आ रहा है पूरा गोल घूम के। ठीक है, तो आप 4 स्थितियां समझिएगा। 4 स्थितियां क्या है? देखिए, ये आप अर्थ को ऐसे मान के चलिए, यहाँ पर है। ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए समझने के लिए हम मान के चलते हैं कि पृथ्वी एक जगह पर है और सूर्य चारों तरफ घूम रहा है, मान लो, समझने के लिए। तो देखिए, अभी सूर्य यहाँ पर है, तो सूर्य के सापेक्ष ये जो स्थिति आप देख रहे हैं ऐसे, ये नीचे वाला जो हिस्सा दिख रहा है, नीचे वाला हिस्सा, इधर का झुकाव उस तरफ है, दूसरी तरफ, तो ये वाला हिस्सा सूर्य की किरणों के डायरेक्ट आ रहा है, सामने आ रहा है कि नहीं? तो मतलब ये कि ये जो मकर रेखा है भाई, ये जो दिख रहा है ये आपका इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, नीचे मकर रेखा आएगा और यहाँ पे कर्क रेखा आएगा। तो यहाँ पर सीधी किरणें किस पर पड़ेंगी? मकर रेखा पर पड़ेगी कि नहीं? ठीक, अब ये मान लीजिए जैसे घूम के ऐसे आ गया, अब सूर्य इस तरफ है और ये इसके सापेक्ष पृथ्वी ऐसे है, तो अब ये ऊपरी हिस्सा जो है वो इधर झुका हुआ है, झुकाव सूर्य की तरफ। तो अब जो सीधी किरणें हैं वो किधर पड़ेंगी? कर्क रेखा पर पड़ेंगी। ठीक, तो एक इधर ये कर्क रेखा पर पड़ा और इधर से ये आपका मकर रेखा पर। लेकिन अब सामने रखिए, ऐसे सामने रखेंगे तो अब क्या होगा? झुकाव तो इस तरफ है ना, ये ऐसे झुका हुआ है। क्लियर? लेकिन इधर कोई झुकाव है क्या? नहीं। तो यहां से सामने सामने सीधा भूमध्य रेखा पर पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं? और इसके जस्ट पीछे भी वैसे ही होगा, इसके पीछे भी क्या होगा? ये बिल्कुल सीधा सीधा आपके भूमध्य रेखा पर पड़ेगा। लेकिन ये जो स्थिति है, ये वाली स्थिति ऐसे, इसमें एक तरफ ऐसे कर्क रेखा पर और एक तरफ ऐसे मकर रेखा पर, ऐसे ही पड़ेगा। कुल मिला के ये जो सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की ये जो स्थिति चेंज होती है, इसमें हम ये देखते हैं कि साल भर जो है, क्योंकि इसको साल भर लगता है पूरा एक परिक्रमा करने में, है ना, तो साल भर जो है
2 बार जो सूर्य की किरणें हैं वो इसको भूमध्य रेखा को क्रॉस करती है। क्लियर है? सापेक्षिक जो स्थिति चेंज हो रही है ना उसके हिसाब से, ठीक है। जैसे कि अभी देखो, अभी ये मान लीजिए ये ऐसा है तो सीधा सीधा पड़ रहा है यहाँ पे, क्लियर है, ठीक। अब ये इसको मैं यहीं पे रखता हूँ, है ना। अब ये घूम करके मान लीजिए ऐसे आ गया, तो अब क्या हुआ बताइए, अब ये सीधा आया कि नहीं आया? आएगा, ठीक। फिर इसको घुमा के ऐसे लेके आया तो फिर ये इस पे पड़ा, पड़ा कि नहीं? अब फिर इसको मैं ऐसे घुमाता हूँ पूरा, तो अब क्या फेस होगा? ये फेस होगा, ठीक। फिर वापस आऊंगा तो फिर ये इसमें आ जाएगा, किसमें? भूमध्य रेखा में, आएगा कि नहीं? तो साल भर सूर्य की किरणें एक कर्क से मकर के बीच में ही ट्रेवल कर रहा है, ना तो कर्क के ऊपर जा रहा है ना ही मकर के नीचे। सीधी किरणें मैक्सिमम जो है कर्क से मकर रेखा के बीच में ही पड़ती हैं साल भर। इसीलिए पृथ्वी का गर्म हिस्सा जो है वो इसी कर्क से मकर के बीच में है, क्योंकि सीधी किरणें पड़ती हैं। समझे कि बात को, ठीक। और बाकी टाइम पे क्या हो रहा है, और इस तरफ ऊपरी हिस्से में और दक्षिणी हिस्से में, ध्रुव वाले हिस्से में हमेशा तिरछी किरणें ही पड़ेंगी, तिरछी किरणें। और तो और जैसे यहाँ पर है तो इस टाइम पर देखोगे तो अगर ये ऊपरी हिस्सा झुकाव है तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो उत्तरी ध्रुव दिख रहा है वहां पर प्रकाश पहुंच सकता है, तिरछी तिरछी पहुंचेगी, लेकिन पहुंचेगी, लेकिन इधर पहुंचेगी क्या? नहीं, क्योंकि ये तो उस तरफ चला गया है कि नहीं? इसलिए कहते हैं कि ध्रुवों में 6 महीना दिन और 6 महीना रात होती है। समझे कि? अब ऐसे हो गया तो यहाँ पे पड़ेगा, लेकिन इधर पड़ेगा क्या? नहीं। समझ पा रहे बात को? इसीलिए ध्रुवों पर बर्फ जमी रहती है साल भर, ओके, क्योंकि हमेशा कम तापमान। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? तो देखो, ये जो आपका सूर्य है, ये सूर्य जो है ये आपका जो क्या 21 मार्च, ठीक है, 21 मार्च जो है ये आपका यहाँ पर होता है, कहाँ पर? भूमध्य रेखा के ऊपर, इसके ऊपर सीधी पड़ती है इस पूरे एरिया में, ठीक है। और फिर उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, ये आपका 21 जून यहाँ पहुँच जाता है कर्क रेखा के ऊपर, ठीक। फिर जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये आपका 23 सितंबर को वापस यहाँ पर आ गया, ठीक। 21 मार्च को था, फिर 21 जून, फिर 23 सितंबर। उसके बाद फिर से ऐसे नीचे आते जाओ, आते जाओ, आते जाओ, तो ये सितंबर से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 22 दिसंबर मकर रेखा के ऊपर। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये साल भर कंप्लीट। समझे कि नहीं? तो सूर्य की किरणें साल भर जो हैं, ये जो सूर्य और पृथ्वी की सापेक्षिक जो स्थिति परिवर्तित होती है उसकी वजह से सूर्य की किरणें मैक्सिमम इसी में ही आपका क्या करती है, यहां पर सीधी पड़ती है। समझे कि नहीं? अब मान लीजिए कि सूर्य यहां पर कब? 21 जून को, मतलब इस कर्क रेखा के ऊपर। तो जब यहां पर है कर्क रेखा के ऊपर, है ना, तो इस स्थिति में क्या होगा देखिए, और फिर जब मकर रेखा के ऊपर आएगा तब क्या होगा वो समझिए, ठीक। देखिए कि जब यहां पर है कर्क रेखा के ऊपर, कब? 21 जून को, तो सीधे सीधे कर्क के ऊपर पड़ रही है, मतलब कि यहां पर इस जगहों पर जितने हिस्से से कर्क रेखा गुजर रही है इस पूरे हिस्से में गर्मी ज्यादा होगी, होगी कि नहीं? क्योंकि तापमान ज्यादा होगा, क्योंकि सीधी किरणें पड़ रही है। लेकिन इस टाइम पर बाकी हिस्सों की अगर तुलना करोगे तो यहां पर भूमध्य रेखा वाले हिस्से में इस समय कम तापमान होगा, यहां पर और कम तापमान होगा, यहां पर तो और भी कम तापमान होगा। समझे कि नहीं? क्लियर है? तो इधर ठंडी रहेगी, इधर गर्मी रहेगी। तो 21 जून आप देख लो, भारत का ही एग्जांपल ले लो, भारत के मध्य से गुजरती है कर्क रेखा, है ना। और जैसे जैसे मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून की तरफ जाते हैं तो गर्मी बढ़ती जाती है कि नहीं? भारत में बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि सूर्य की किरणें इस तरफ आ रही हैं सीधी सीधी, ठीक है। और ठीक 21 जून को इसी कर्क रेखा के ऊपर बैठ के नाच रहा है कौन? सूर्य। समझे कि नहीं बात? तो तापमान एकदम ज्यादा रहता है, ठीक। उसके बाद फिर क्या होगा? धीरे धीरे अब जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक, ये आपका सितंबर में यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पे गर्मी बढ़ गई, इधर कम हो गया सितंबर तक आते आते, और फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर में यहाँ पहुंच गया मकर रेखा के ऊपर। तो अब सीधी किरणें यहाँ पर पड़ रही हैं मकर रेखा के ऊपर, ठीक। कब? 22 दिसंबर, 22 दिसंबर, ठीक।
यहां पर ये आपका 21 जून, ठीक है। यहां पर रहता है 21 मार्च और आपका 23 सितंबर। क्लियर है? तो यहां पर स्थिति में क्या हो रहा है, यहां पर अब आपका देखो इधर तिरछी किरणें पड़ेंगी, इधर तिरछी किरणें पड़ेंगी, तो देखो भारत में ठंडी रहती है कि नहीं दिसंबर के महीने में? रहती है। क्यों? क्योंकि उस समय सूर्य दक्षिणायन हो चुका है, सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में है, मकर रेखा के ऊपर। बात समझ पाए? ठीक। तो ये जो अक्षांशीय स्थिति है वो क्या बता रही है? अक्षांशीय स्थिति हमको बता रही है ना कि इस स्थान विशेष की जलवायु कैसी है, क्या है, बता रहा है कि नहीं? ठीक है, याद रखना है। ओके, हाँ। अब इसके बाद देखिए, इस अक्षांशीय स्थिति को एक और डायग्राम से समझते हैं। देखें, ये है आपका क्या, भूमध्य रेखा है ना, और फिर इसके ऊपर चलेंगे तो ये आपकी कर्क रेखा और ये आपका मकर रेखा, ठीक है। और इसके ऊपर जाते हो तो यहाँ पर आपका क्या आता है, ये जो है आपका उत्तरी ध्रुवीय वृत्त और दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त है ना। ये 23.5 अंश की कर्क रेखा है, ये भी 23.5 अंश की कर्क रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, ये 66.5 अंश की क्या हो जाएगी, अंटार्कटिका वृत्त, और ये आपका आर्कटिक वृत्त है ना, उत्तरी ध्रुवीय वृत्त और ये दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त। और उसके बाद फिर जो है आपका ये जो है दक्षिणी ध्रुव है 90 डिग्री पर, और ये आपका उत्तरी ध्रुव है 90 डिग्री पर। क्लियर? तो साल भर अगर हम यहाँ पर देखें तापमान का अगर फंडा समझे हम लोग यहाँ पे, तो ये जो पूरा हिस्सा दिख रहा है सेंटर में, ये वाला हिस्सा है ना, ये आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्यों? क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये आपका साल भर सूर्य की किरणें इसी हिस्से में ही सीधी पड़ती हैं, है ना। समझ पा रहे हैं बात को? तो यहां पर यह तापमान ज्यादा है, इसलिए इसको उष्ण कटिबंधीय बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? उष्ण कटिबंध। कटिबंध मतलब एक बेल्ट, एक जोन, ठीक है। तो इतना हिस्सा जो है ये आपका उष्ण कटिबंध है, याद रखिएगा। और फिर यहां से अगर हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, तो तापमान क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा, ठीक है। तो तापमान कम होते जा रहा है, तो ये जो है आपका कौन सा जोन है? शीतोष्ण जोन है, शीतोष्ण कटिबंध। क्या है ये? शीतोष्ण कटिबंध। शीत भी और उष्ण भी, ठीक है। मतलब यहां पर जो टेम्परेचर है थोड़ा सा क्या रहेगा, ऑप्टिमम रहेगा, ठीक है, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, ठीक है। लेकिन फिर ध्रुवों की तरफ चले जाओ, तो ध्रुवों की तरफ जाओगे तो यहां पर और ज्यादा ठंडा मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? तो ये पूरा आपका क्या है? शीत कटिबंध है। क्या है ये? शीत कटिबंध। ओके, सबसे ठंडा पृथ्वी पर। तो ये तापमान का क्या हो गया? वितरण हो गया पृथ्वी पर, ठीक। अब तापमान का वितरण समझ में आ गया, तो अब वायु दाब का वितरण देखिए। वायु दाब की अगर बात करें तो एक फंडा तो पहले आप समझ लीजिए कि टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, और आपका टेम्परेचर कम है ना, तो फिर प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। विक्रमानुपाती होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो चूंकि इस हिस्से में तापमान क्या है? बहुत ज़्यादा है, और इसमें भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होना चाहिए? भूमध्य रेखा पर, है कि नहीं? क्योंकि साल में तो 2 बार वहीं से क्रॉस कर रहा है सूर्य, ओके, सूर्य की किरणें। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सबसे ज्यादा गर्म है, भूमध्य रेखा के पास वाला हिस्सा। तो यहां पर आप 0 से 5 डिग्री उत्तर में और 5 डिग्री दक्षिण में ये एक बेल्ट पकड़ लीजिए,
और फिर इसके ऊपर चलिएगा तो ऊपर में आपका एक जोन और पकड़ना है, और वो है आपका 30 से 35, है ना? क्या है? 30 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिण में और 30 से 35 डिग्री उत्तर में। ठीक, तो चूंकि तापमान सबसे ज्यादा यहां पर है तो प्रेशर सबसे कम यहीं पर होगा। ठीक है, तो यह निम्न वायुदाब पेटी है। क्या है ये? निम्न वायुदाब की पेटी, निम्न वायुदाब बेल्ट। ठीक है, यहां पर सेंटर में, क्योंकि तापमान सबसे ज्यादा है। अब जैसे जैसे क्या हो रहा है? कम हो रहा है भूमध्य रेखा से दूर में, तो कम हो रहा है, इसका मतलब इसके कंपैरिजन में प्रेशर यहां पे क्या होगा? हाई होगा। हाई प्रेशर जोन है ये, समझ गए बात को? हाई प्रेशर जोन है। ठीक है, ये आपको समझना है। तो ये वायुदाब हो गया। अब समझिए वायु की दिशा। क्या समझेंगे? वायु की दिशा। देखिए, वायु की दिशा की अगर हम बात करें या पवन की दिशा की बात करें, तो पहली बात तो ये कि पवन जो है पृथ्वी पर सीधी नहीं बहती, कभी भी हमेशा तिरछी बहती है। ठीक है, मतलब कहने का ये कि हवा जो है कभी भी ऐसे सीधे सीधे नहीं बहेगी, ना ही ऐसे बहेगी। हवा जो है वो हमेशा तिरछी बहती है। ठीक, याद रखना है। तो वो आपका ऐसे बहेगी, या तो ऐसे बहेगी, या तो ऐसे, या तो ऐसे। क्लियर है? ठीक है, तो पहली बात ये हो गई कि हवा तिरछी बहती है। ठीक, दूसरी बात ये कि वायु की जो दिशा होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होती है। याद रखिएगा, हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। क्लियर है ना? हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब। तो अगर यहां पर हम देखें तो हवा जो है, देखिए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, मतलब इस बेल्ट से इस तरीके से ऐसे ऊपर की तरफ चलेंगी भूमध्य रेखा की तरफ जो हवा है, ऐसे। क्लियर हुआ? ओके, वैसे ही इस तरफ आएंगे उत्तरी गोलार्ध में, तो यहां पर हवा कैसे बहेगी? ऐसे। समझ गए बात को? पुराने जमाने में इस हवा की दिशा के आधार पे लोग पाल वाली एक नाव चलाते थे, तो ये जो हवा है वो नाव को आगे धकेलती थी। ठीक है, इसलिए इस हवा को व्यापारिक हवाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापारिक हवाएं। और ये जो हवाएं हैं ये पछुआ हवाएं हैं। क्या है? पछुआ हवाएं। ये इनको वापस लेके आती थी। क्लियर है? जो व्यापार करने जाते थे, क्योंकि पहले समुद्र के रास्ते ही व्यापार ज्यादा होता था। समझे कि बात को? ठीक है, इस प्रकार से। तो ये आप देख रहे हैं कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा से नीचे हवा ऐसे बह रही है, शून्यांश अक्षांश से नीचे। इस बात को पक्का? हाँ, अब देखिए इसके बाद
अब देखें, ये है भारत, ओके, और ये 0 अक्षांश के नीचे जो हवा चल रही थी वो ऐसे चल रही थी, है ना, व्यापारिक हवाएं। क्लियर? और आप जानते हैं कि भारत जो है इसके ठीक बीचों बीच से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। ठीक है, ये क्या है? कर्क रेखा। ओके, 23.5 अंश की उत्तरी अक्षांश रेखा। क्लियर? अब देखें, भारत की जो जलवायु है, छत्तीसगढ़ की जलवायु बात करें तो छत्तीसगढ़ की जलवायु जो है ये आपका उष्णकटिबंधीय, कैसा? उष्ण कटिबंधीय उप आर्द्र मानसूनी जलवायु। ठीक है, उष्णकटिबंधीय उप आर्द्र मानसूनी जलवायु है। ओके, तो इसमें जो है एक एक वर्ड को समझना है पहले। ये जो मानसूनी होता है, मानसूनी का मतलब क्या है? ये जो मानसून शब्द है, ये मानसून शब्द जो है वो मौसम से आया है, मौसम शब्द से। और मौसम ये एक आपका अरबी शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मौसम के आधार पर हवा की दिशा में परिवर्तन। ठीक है, मौसम के आधार पर हवा की दिशा में बदलाव, इसी को क्या कहते हैं? मानसून। मानसून मतलब बस हवा चल रही थी, अब वो दूसरे डायरेक्शन में बह रही है, दिशा उसकी बदल गई। क्यों बदल गई? मौसम बदल गया। क्लियर है? मौसम बदल गया मतलब भौतिक अवस्था में परिवर्तन आ गया। समझे कि नहीं? तो एक एक वर्ड को समझना है। उष्णकटिबंधीय है, उप आर्द्र है। उप आर्द्र तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक भू आविष्ठित राज्य है, यानी कि ये समुद्र से नहीं लगा हुआ है, समुद्र से दूर है, लेकिन बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है दूसरे राज्यों की तरह। ठीक है, तो इसलिए उप आर्द्र है। समझे कि नहीं? ओके, याद रखना है। मानसूनी क्यों? क्योंकि हवा की दिशा में जब बदलाव आएगा तो ये जो मानसूनी हवा है उसकी वजह से यहां पे जलवायु प्रभावित होगी, मानसूनी हवा की वजह से, इसलिए मानसूनी जलवायु कहलाएगा। ओके, है कि नहीं? दूसरी बात, ये भारत को देख रहे हो, भारत जो है इसका उत्तरी हिस्सा अगर देखोगे तो भारत का उत्तरी हिस्सा जो है आपको शीतोष्ण कटिबंधीय आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं? ये 23.5 अंश है, यहां पर ऊपर चलेंगे तो ये आपका 66.5 अंश। समझे कि बात को? ओके, तो ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये आपका शीतोष्ण कटिबंध है कि नहीं? और ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है ये उष्ण कटिबंध में है, ये पूरा यहां से यहां तक, और उसके ऊपर ये शीतोष्ण है। तो कर्क रेखा बिल्कुल बीच से जा रही है। तो कर्क रेखा के ऊपरी हिस्से की बात करोगे तो भारत का ये जो आधा हिस्सा दिख रहा है, उत्तरी हिस्सा, ये आधा हिस्सा जो है ये आपका शीतोष्ण कटिबंध में आ रहा है, आ रहा है। और नीचे जो हिस्सा बच गया वो आपका उष्ण कटिबंध है, ये वाला हिस्सा उष्ण कटिबंध। लेकिन भारत की जलवायु और छत्तीसगढ़ की जलवायु ये दोनों कैसी है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, न कि शीतोष्ण। उसका कारण क्या है बताऊंगा थोड़ी देर में।
पहले इसको समझते हैं आप। ये देखिए, ये हवा आपकी अक्षांश रेखा के नीचे इस प्रकार से आ रही है, व्यापारिक हवाएं। अब होता क्या है कि सूर्य जो है ना, सूर्य आपका जो है मार्च में तो 21 मार्च में तो यहां पर था, कहां पर, विषुवत रेखा के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका यहां पर था। अब जैसे जैसे मार्च के बाद अप्रैल, मई और फिर ये जून की तरफ जा रहे हो आप, तो इस हिस्से में जैसे जैसे सूर्य की किरणें उत्तरायण हो रही हैं, उत्तर की तरफ जा रही हैं, उत्तरी गोलार्ध में, तो भारत में जो तापमान है वो क्या होगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ेगा भारत का तापमान। ओके, अब ये जो भारत का तापमान बढ़ता गया, तो उससे होगा क्या कि ये तीन तरफ तो पानी है, एक आपका अरब सागर है, ये आपकी बंगाल की खाड़ी हो गई, और ये आपका हिंद महासागर हो गया। क्या हो गया, हिंद महासागर, ठीक। अब ये तीन तरफ पानी है, और ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, यहां पर क्या है, ये क्या है जी, रेगिस्तान है, राजस्थान में थार का मरुस्थल, क्लियर है, ये थार का मरुस्थल है। तो अब होगा कि ये कि जैसे जैसे सूर्य की किरणें इस तरफ आ रही है मार्च के बाद, अप्रैल मई जून की तरफ, तो जून आते आते अप्रैल मई की तरफ जैसे ही बढ़ेंगे तो इधर का तापमान बढ़ते जा रहा है। अब ये है रेतीला इलाका और ये है पानी। पानी की तुलना में स्थल भाग जो है वो जल्दी गर्म होता है, और स्थल भाग में भी ये रेत है, तो रेत और जल्दी गर्म होता है, और जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडा भी होता है रेत। समझे कि नहीं बात को? ओके, तो होगा ये कि अब तापमान इधर बढ़ते जा रहा है। पहले इस हिस्से में यहां पर हाई प्रेशर था, है कि नहीं, ठीक, ये भूमध्य रेखा, यहाँ पे लो प्रेशर था और नीचे में हाई प्रेशर था, तो हाई से लो ऐसे हवा बहते बहते यहां तक आ गई, आई कि नहीं, हाई से लो। लेकिन अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये वाला हिस्सा बहुत तापमान इसका बढ़ते जा रहा है, सूर्य की किरणें इधर आ गई, तो यहां पर तापमान बढ़ा, मतलब यहां पर क्या होगा कि यहां की हवा जो है वो गर्म हो जाएगी, होगी गर्म। हवा जब गर्म हो जाती है तो हल्की हो जाएगी, हल्की हो गई तो वो ऊपर उठेगी। तो हवा जब गर्म होकर के हल्की होकर के ऊपर उठी, मतलब वहां पर वायु दाब क्या हो गया, कम हो गया, हुआ कि नहीं, क्लियर है। इसलिए हमने कहा कि तापमान बढ़ता है तो वायु दाब कम होता है, समझो बात को, ठीक। तो अब यहां पर जो है वायु दाब यहां पर क्या हो गया, कम हो गया, मतलब यहां पर लो प्रेशर जोन बन गया अब। और इसके कंपैरिजन में इस हिस्से में यानी कि पानी वाले हिस्से में क्या होगा, हाई प्रेशर रहेगा, इधर पूरा हाई प्रेशर रहेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं बात को? कब, जब सूर्य की किरणें इस तरफ आ चुकी हैं तब, समझे कि नहीं। तो अब तो मामला उलट गया, अभी तक हाई से लो ऐसे यहां तक आ रहा था, अब पता चला यहां पर हाई हो गया है और लो प्रेशर यहां पर। तो पहले यहां पर डिलीवर करना था जोमेटो को, अब यहां पे डिलीवरी करने जाएगा, समझे कि नहीं बात, क्योंकि एड्रेस चेंज हो गया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक है। और उसको पता है भैया मेरे को एक ही जगह जाना है, कैसे जाना है मुझे, हाई से लो ही जाना है, पता है हवा को, ठीक। तो अब यहां पर हाई प्रेशर बन गया, इस तरफ पानी वाले एरिया में, यहां पे लो प्रेशर बन गया, तो ये जो हवा अभी ऐसे जा रही थी, ऐसे सीधे सीधे, है कि नहीं, वो हवा क्या हो जाएगी, अब अपनी दिशा बदल देगी, ठीक। तो होगा ये कि ये जो इसने हवा ने अपनी दिशा बदली इस तरीके से, तो ये भारत के इस हिस्से से टकराती है और टकरा करके दो हिस्सों में बढ़ जाती है, मान के चलिए। अब ये जो हवा की दिशा में बदलाव आया, देखो पहले ये ऐसे जा रहा था, अब ये ऐसे जाएगा, तो ये हवा की दिशा में परिवर्तन आया कि नहीं, ठीक है। और ये किस दिशा से जा रही है, ये जा रही है दक्षिण पश्चिम से। कहां से जा रही है, दक्षिण पश्चिम, समझे कि नहीं बात को। ये देखो ऐसा है, और हवा अभी ऐसे जा रही थी, अब ऐसे मुड़ गई, तो ये ऐसे जा रही है, जिधर से जा रही है वहां से लेना है। तो ये आपका यहां पर, ये इसको हम लोग बोलेंगे दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा, समझ गए बात को, दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा। तो भारत में जो मानसूनी हवा प्रवेश करती है वो दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा है, क्लियर है।
और इस दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा की दो शाखाएं हो जाती हैं। एक आपकी ये अरब सागरीय मानसूनी हवा, ये ऐसे जा रही है, और दूसरी आपकी ये बंगाल की खाड़ी से चलने वाली मानसूनी हवा। क्लियर है? दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा दो हिस्सों में बट गई, समझ रहे हैं? एक है अरब सागर से चलने वाली मानसूनी हवा, और एक है बंगाल की खाड़ी से चलने वाली मानसूनी हवा। क्लियर? तो ये सबको अब इस तरफ जाना है। ये पूरा हाई लो प्रेशर जोन यहाँ पे बना हुआ है उत्तरी हिस्से में, इस कर्क रेखा के पास। ठीक, तो यहाँ पर ये बना हुआ है, तो सबको यहाँ पर आना है ऐसे। क्लियर? अब होगा ये कि सारी हवाएं अंदर जा रही हैं, लेकिन यहां पर ये आपका क्या है, पश्चिमी घाट है। ठीक, ये नीलगिरी पर्वत, ये आपका विशाखापट्टनम और महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ, ये सब जो है आपकी क्या है, पूर्वी घाट है। ये पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट। तो अब होगा ये कि जो हवा अंदर आ रही है, ये हवा जो अंदर आ रही है, ये आपका क्या हो कि यहां पर आकर के ये पर्वत से टकराएगी। ठीक है, तो टकरा के ऊपर उठेगी, फिर उसके बाद फिर ऐसे नीचे जाके ऐसे बहेगी, ऐसे आगे जाएगी। समझ पा रहे हो? ऐसे। क्लियर है ना? अभी ऐसा क्यों हो रहा है और किस लिए, तो इसको समझना है। देखो, ये पर्वत है और जो हवा आ रही है ऐसे, ये अरब सागर के ऊपर से जा रही है, इधर ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर से जा रही है। तो ये हवाएं जो है पानी के ऊपर से जा रही हैं, तो अपने साथ नमी लेकर के बढ़ेगी आगे, है कि नहीं? नमी लेकर आगे बढ़ेगी। ओके, तो ये नमी वाली हवा इधर आई और इससे टकराई, टकरा के ऊपर उठी। अब ये ऊपर जा रही है। अब जब ये ऊपर जा रही है तो होगा क्या, हर 165 मीटर ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। ओके, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे तो हर 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस कम। क्लियर है? मान लो यहां पर 29 डिग्री सेल्सियस, यहां से 165 मीटर ऊपर गए 28 डिग्री सेल्सियस, वहां से 165 मीटर ऊपर गए 27 डिग्री सेल्सियस। समझे कि नहीं? इस तरीके से रहेगा। ओके, तो अब ये नमी वाली हवा है और ये इससे टकरा के ऊपर जा रही है। जाते जाते अब तापमान कम हो रहा है ऊपर पर, तो तापमान कम होगा तो क्या होगा, यहीं पर ही वो संघनन होगा कि नहीं? संघनन होगा, बादल का निर्माण करेगा, और नमी लेके गया था तो बारिश करेगा कि नहीं? तो इसी हिस्से में आपका ये बारिश कर देगा। समझ पा रहे हो? अब ऊपर जाते जाते जितना उसमें नमी था, बारिश करते करते जा रहा है इसी हिस्से में, मतलब नमी की मात्रा कम हो रही है हवा में, या ये बोलो कि हवा सूखती जा रही है, हवा में नमी की मात्रा कम हो रही है। अब नमी की मात्रा कम हो रही है और ऊपर गया तो केवल बस हवा बस है, नमी एकदम नहीं के बराबर है अभी उसमें, या फिर बहुत कम है। तो हवा, शुष्क हवा ज्यादा है उसमें, और वो एकदम से ठंडे इलाके में पहुंच गया तो ठंडा हो जाएगा हवा। हवा एकदम ठंडी हो जाएगी, इसका मतलब क्या, भारी हो गई। भारी हो गई तो अब नीचे आएगी कि नहीं आएगी? भारी होकर के नीचे आएगी। अब जब नीचे आ रही है तो जस्ट उल्टा होगा, अब तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। नीचे आ रही है ना तो तापमान बढ़ेगा, जैसे जैसे पहाड़ से नीचे की तरफ आओगे मैदानी भाग में, तो तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ रहा है, इसका मतलब यह कि अब उसमें जो भी नमी थी वो और कम होती जा रही है कि नहीं? इस वजह से पहाड़ के दूसरी तरफ इस हिस्से में, ये वाले हिस्से में
हमेशा एक वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है। क्या बन जाता है? वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब कम वर्षा वाला क्षेत्र। समझ पाए बात को? ओके, वृष्टि छाया प्रदेश, कम वर्षा वाला क्षेत्र। हमेशा जिस दिशा से हवा आती है पहाड़ के दूसरे या विपरीत दिशा में वृष्टि छाया प्रदेश बनेगी, कम बारिश होगी, नहीं के बराबर होगी, इसलिए वृष्टि छाया। समझ पाए? ठीक। तो इसका मतलब ये कि ये पूरा सह्याद्री पर्वत है ना आपका, है कि नहीं? तो इस पूरे सह्याद्री पर्वत के दूसरे हिस्से में इधर कम बारिश होगी अरब सागरीय मानसूनी हवा से, होगी कि नहीं? अब उसके बाद इस तरफ आओ, इधर आओगे तो ये देखो, ये आपका यहां पर ये छत्तीसगढ़ है। क्या है ये? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से से कहकर क्या गुजरती है ना? तो अब ये जो अरब सागरीय मानसूनी हवा थी वो इधर आई ऐसे। एक तो ऑलरेडी इसमें नमी की मात्रा कम है, फिर जैसे ही इधर पहुंची तो यहां पर अगर देखोगे आप तो ये आपका सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा, क्या? मैकाल। यहां पे मैकाल बैठा हुआ है कि नहीं? अब ये जो मैकाल यहां पे बैठा हुआ है, इसकी वजह से क्या होगा, एक बार फिर ये जो हवाएं हैं ये यहां पर्वत से टकरा के ऐसे उठ जाएंगी, ऐसे जाएगा कि नहीं? क्लियर हो पा रहा है? तो फिर से एक बार वृष्टि छाया प्रदेश बनेगा। हाँ, तो इधर तो ठीक है, थोड़ा बहुत नमी रहा क्योंकि ये पास का इलाका है तो उसमें बहुत सारी नमी रही होगी, तो अधिकांश बारिश इधर हो गई। लेकिन अब वो इस तरफ पहुंचा तो यहां पर पहुंचा कहां पर? ये कबीरधाम वाला हिस्सा। तो यहां पर ये क्या बनेगा? वृष्टि छाया प्रदेश बनेगा। तो छत्तीसगढ़ में सबसे कम बारिश यहीं पर होती है, मैकाल के पूर्वी हिस्से में या कबीरधाम में, कबीरधाम जिला। कारण समझ में आ गया? तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो अरब सागरीय जो मानसूनी हवा है वो छत्तीसगढ़ की जलवायु को बहुत कम प्रभावित कर रही है। समझ रहे हो? और इधर ये जो बंगाल खाड़ी से चलने वाली जो मानसूनी हवा है, ये मानसूनी हवा दरअसल ये पहुंच जाती है इधर ऐसे, क्योंकि एक तो ये कि पश्चिमी घाट तो एकदम कंटिन्यू है, सतत लगातार पूरा, और ये क्या है? बिखरा बिखरा है, कुछ कुछ हिस्से में है। तो ये जो आपकी हवा है ना, ये आपकी इधर बस्तर से होते हुए पहुंच जाती है छत्तीसगढ़ में। बंगाल की खाड़ी से चलने वाली जो मानसूनी हवा है वो 90% छत्तीसगढ़ की जलवायु को प्रभावित करती है, याद रखना है। अरब सागर से छत्तीसगढ़ की जलवायु में केवल 10%, ओके, और 90% पूरा। हाँ, ये मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं ना, किसकी बात कर रहा हूं? छत्तीसगढ़, भारत की बात नहीं कर रहा हूं। भारत के लिए परसेंटेज अलग है, प्रतिशत अलग है, समझ गए बात? ठीक। छत्तीसगढ़ की जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली जो मानसूनी जलवायु है वो बंगाल की खाड़ी से चलने वाली मानसूनी हवाएं हैं, 90%, याद रखना है। ओके, ठीक, ओके। खैर, ये जो आपका अरब सागरीय मानसूनी हवा है, यहां पर तो मामला समझ में आ गया, ठीक है। अब इस तरफ आएंगे, इस तरफ आओगे तो देखो यहां पर क्या है ना, ये आपका जो है यहां पर ये अरावली पर्वत है। क्या है यहां पर? अरावली पर्वत श्रेणी, पूरा ये गुजरात के अहमदाबाद से लेकर के दिल्ली तक फैला हुआ है। अब ये अरावली पर्वत क्या इस अरब सागरीय मानसूनी हवा को रोक पाएगी? रोक पाएगी क्या? सही सही बताओ। अरब, ये जो अरावली है वो तो ऐसे बैठा हुआ है ना, अगर ऐसे होता तो रोकता, ये तो ऐसे है कि नहीं? ये ऐसे था तो रोक दिया, मैकाल पर्वत ऐसे है तो रोक दिया, लेकिन ये इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अरब सागरीय मानसूनी हवाएं हैं यहां से पैरेलल, इसके समांतर बहते हुए पहुंच जाएगी इस उत्तरी भारत में, समझे कि नहीं? तो ये अरब सागरीय मानसूनी हवा इधर की जलवायु को ज्यादा प्रभावित कर रही है, इस हिस्से को। बंगाल की खाड़ी ये वाला हिस्सा पूरा ऐसे इस तरीके से प्रभावित होगी, समझ पाए? ठीक, ओके। तो ये अरब सागरीय मानसूनी हवा यहां से तो प्रवेश कर गई अंदर, तो इधर ज्यादा बारिश करेगा, है कि नहीं? लेकिन फिर उसके बाद क्या? अब ये
पूरी जो मानसूनी हवा है ये बारिश करते 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 जा रही है। ये आपका मई जून से ये आपका चालू हो चुका था। आप जानते हैं कि 1 जून यहां पर टकराती है मानसून, और 10 से 15 जून बस्तर में। छत्तीसगढ़ में मानसून कब आता है? 10 से 15 जून के बीच में आता है मानसून का प्रवेश छत्तीसगढ़ में। ओके, और 1 जुलाई तक मान के चलिए पूरे भारत में बारिश होने लगती है। क्लियर? तो अब ये फिर झमाझम बारिश करते रहेगा मानसूनी हवा। कब से कब? तो पूरा आपका जून से जो चालू हुआ तो जून, जुलाई, अगस्त है, सितंबर चलेगा पूरा, ठीक, अक्टूबर, ओके, पूरा 15 अक्टूबर तक चलेगा बारिश जो है होती रहती है। फिर उसके बाद 15 अक्टूबर तक ये पूरी जो हवाएं हैं जो नमी लेकर के आई थी इस महासागरीय हिस्से से, वो बारिश करते 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 गई और यहाँ पे पहुँच गई। अब यहाँ पहुँची तो यहाँ पर कौन स्वागत कर रहा है उसका? यहाँ पर उसका स्वागत करने के लिए बैठा है कौन? हिमालय। यहाँ पर ये लो, समझ पा रहे बात को? ये हिमालय बैठा हुआ है। तो ये जो हवा बारिश करते करते गई, तो बारिश तो पूरा कर दिया उसने, मतलब नमी तो खत्म। अब उसमें जितनी नमी की मात्रा थी, जितना वो पानी लेके यहाँ डूब के गया था, ठीक, सब गिरा दिया भर भर के। अब वो हिमालय तक जब पहुंचा तो एक तो बहुत ऊंचाई वाले इलाके में पहुंच गया, दूसरा अब उसमें नमी नहीं है, मतलब बिल्कुल शुष्क हवा है जो पहुंची है। तो वो जो शुष्क हवा है अब हिमालय वाले क्षेत्र में पहुंचा है, मतलब समुद्र तल से बहुत ऊंचाई स्थिति, ऊंचाई वाले स्थल में तापमान बहुत ज्यादा कम होगा वहां पर, है कि नहीं? एकदम कम तापमान रहेगा हिमालय में, ऊंचे पहाड़ है। वहां जाके थोड़ा ठहर जाता है, टकरा के फिर वापस आता है। तो जब ठहरता है वहां पर या फिर टकराता है उस हिस्से से, हिमालय से, तो पूरी शुष्क हवा है वो टकराई, ठंडी जगह पहुंची है, तो पूरी हवा क्या हो गई? ठंडी हो गई। क्या हो गई? ठंडी हो गई, एकदम ठंडी हवा। तो वो टकरा के वापस आएगी। अब टकरा के वापस आएगी इसका मतलब ये कि अब पूरे भारत में शीत लहर चलेगी, समझे कि नहीं? और चूंकि उत्तरी हिस्सा दिल्ली, यूपी, ये सब जो है हिमालय के एकदम निकट है, पास है, इसका मतलब शीत लहर का प्रभाव ज्यादा रहेगा वहां पर, समझे कि नहीं? और इधर आते आते थोड़ी ठंडी कम होती रहेगी इसके कंपैरिजन में। लेकिन ये पूरी जो शुष्क हवा जो गई थी, मतलब मानसूनी हवा जो गई थी, ये मानसूनी हवा टकरा के जब लौटी तो ठंडी होकर के लौटी, उसमें नमी नहीं है, नमी जाते जाते खत्म हो गया बारिश करते करते। तो इसको हम लोग बोलते हैं लौटता हुआ मानसून। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, याद रखना है, ठीक है? ये आप लौटता हुआ मानसून है। तो याद रखेंगे कि लौटता हुआ मानसून ये भारत में ठंडी लेकर के आता है, ठंड। तो फिर अब पूरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 15 फरवरी तक ये पूरा ठंडी का मौसम रहेगा भारत में। सब जगह वो ठंडी लेकर के आ गया, समझे कि नहीं? वहां से इधर ऐसे बहते बहते। क्लियर हो पा रहा है? ठीक। छत्तीसगढ़ में ठंडी इसी वजह से रहेगी, लौटते हुए मानसून की वजह से। समझ गए बात को? ठीक, याद रखना है। लेकिन अब इस हिस्से में आओ जरा, इस हिस्से में आओगे तो ये जो आपका लौटता हुआ मानसून है, ये लौटता हुआ मानसून ऐसे इस हिस्से से ऐसे आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? और जब ऐसे आ रहा है तो सीधा आके देखो तमिलनाडु के किनारे टकराया, ऐसे टकराया कि नहीं? और तमिलनाडु के इस कोरोमंडल तट में टकराने से पहले ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो इसको फिर से पानी मिल गया, नमी मिल गई। ये आपका नवंबर के बाद लौटता हुआ मानसून है, आते आते बंगाल की खाड़ी से फिर से पानी डूब के ले आया, नमी, और फिर आके टकराया तमिलनाडु में। तो अब बारिश होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए तमिलनाडु में? ठीक। तो जब पूरे भारत में, शेष भारत में ठंडी का मौसम चल रहा है, तब यहां पर तमिलनाडु में नवंबर दिसंबर में बारिश होती है, समझ रहे हो? और ये बारिश क्यों हो रही है? ये बारिश हो रही है आपकी लौटते हुए मानसून की वजह से। देखना तमिलनाडु में ठंडी के टाइम पे वहां पे बारिश होते रहता है तमिलनाडु में,
कारण उसका यही है, भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो इस प्रकार से है कि लौटता हुआ मानसून इधर आते आते बंगाल के खाड़ी के ऊपर से बहने लगता है और आके फिर इधर टकराता है। बात समझ पाए? तो नवंबर दिसंबर में यहां बारिश। क्लियर हुआ? पक्का? ठीक। यहां पर एक और चीज समझें, ये जो बंगाल की खाड़ी से जो आपकी ये मानसूनी हवा जा रही थी ऐसे सब, ठीक है, ये इधर भी ऐसे प्रवेश करती है ऐसे, है ना, मानसूनी हवा ये जाती है। तो अब यहां पर क्या है कि ये देखो, ये यहां पर ये मेघालय है, क्या है? मेघालय। और मेघालय में तीन तरफ से ये पूरा आपका गारो, खासी, जयंतिया, तीन पहाड़ियां, गारो, खासी, जयंतिया। तो होगा क्या कि तीनों तरफ से पठारी क्षेत्र है, पूरा मेघालय का पठार है वो पूरा, है ना। तो ये जो बंगाल की खाड़ी से जो हवा जा रही है ऐसे मानसूनी हवा, वो यहीं जा करके रुक जाती है, उसको बाहर ऐसे निकलने के लिए रास्ता ही नहीं मिला, तीनों तरफ से घेर लिया, नहीं जाने देंगे, यू आर अंडर अरेस्ट। समझेंगे बात को? ठीक। तो क्या होगा, अब ये नमी लेकर के गई थी तो पूरा पूरा वहीं पे रुक गया है, पहाड़ पठार ऊंचा क्षेत्र, ऊपर थोड़ा सा जाएगा तो फिर क्या होगा, वो संघनन होगा और पूरा जितना लेकर के गया था पूरा का पूरा यहीं पर बरसा देगा, पूरा का पूरा। समझे बात को? इसलिए पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा यहीं पर होती है, पूरे विश्व में, है ना। मेघालय, भारत का मेघालय, मेघालय में आपका चेरापूंजी, मासिनराम चेरापूंजी, मासिनराम चेरापूंजी, विश्व में सर्वाधिक वर्षा, याद रखना है, ठीक। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा आपको अबुझमाड़ क्षेत्र, किस क्षेत्र में? अबुझमाड़ क्षेत्र में, ये वाला। इसलिए छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी इसको बोलते हैं, किसको? अबुझमाड़ क्षेत्र को, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। समझ पाए बात? ठीक। फिर हम लोग देखते हैं कि कभी कभी बीच बीच में ठंडी के टाइम पे छत्तीसगढ़ में और दूसरी जगह भी बारिश हो जाती है, तो वो क्या है? शीतकालीन वर्षा है। क्या है? शीतकालीन वर्षा। अब ये शीतकालीन वर्षा क्या है भाई, ये कहां से हो रही है? तो इसके पीछे एक और कारण है, ठंड के टाइम पे पश्चिमी देशों से होता हुआ एक हवा जो है वो इस तरफ आती है, भारत की तरफ, पश्चिमी देशों से भारत की तरफ। ये जो पश्चिमी हवाएं हैं, पश्चिमी विक्षोभ हवाएं, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ हवाएं। ये शीतकाल में चल रही है ना, जब भारत में ठंडी है उस टाइम पे बह रही है ये पश्चिमी हवाएं। वेस्टर्न डिस्टरबेंस, क्योंकि ये जलवायु को डिस्टर्ब करने आ गया है भारत की जलवायु को, तो ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस है, विक्षोभ है। ओके, कैसे अब ये जलवायु को प्रभावित कर रहा है? तो होता ये है कि आते आते ना यहां पर दो, देखो, एक तो भारत के इस तरफ आएंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ये सब पूरा आपका जमीनी प्रदेश है, जमीनी भाग है, पूरा पश्चिमी देश है, लेकिन स्थलीय भाग। लेकिन बीच में दो जगह इसको पानी मिल जाता है, एक आपका कैस्पियन सागर और एक आपका काला सागर, कैस्पियन और काला सागर। तो ये पश्चिमी हवाओं को यहां पे ना पानी मिल जाता है, नमी मिल जाती है, और होता ये है फिर इधर से ये बहते बहते आई, ठीक, और यहां से इसने उसके ऊपर से आकर के पानी ले लिया, ठीक, और आ करके फिर ये हिमालय से टकराएगी। इन हवाओं को तो हिमालय ने रोक दिया था, लेकिन ये जो हवा ऐसे आ रही है, ये हवा हिमालय से टकरा करके दो हिस्सों में बढ़ जाती है। क्लियर है? एक हिस्सा एकदम से ऊंचाई वाले क्षेत्र में पहुंच जाता है, और एक हिस्सा ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, है ना, इधर मैदानी भाग में आ जाता है ऐसे।
ये मैदानी भाग में जा रहा है। तो ये ऊंचा इलाका है, ये कम है, और ये एकदम से ऊपर वाले इलाके में पहुंच गया, तो ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो यहां तापमान एकदम से कम। तो वो जो नमी लेकर के हवा आई थी वो बारिश तो करेगी, लेकिन वो पानी की बूंदें नहीं बरसाएगी, वो बर्फ बरसाएगी। ठीक है, इसको कहते हैं हिमपात। क्या कहते हैं? हिमपात, क्योंकि तापमान एकदम से कम हो गया डायरेक्टली। समझे कि बात? तो पूरा जम जाता है, वो हिमपात करने लगता है, स्नोफॉल। समझे? और इधर जो है क्या होगा, इधर आपकी पानी यानी कि वर्षा होगी, रेनफॉल होगा इधर। उधर स्नोफॉल, इधर रेनफॉल, मैदानी भाग में। समझ पाए? इसलिए पहाड़ों में, हिमालय वाले क्षेत्रों में जाओगे तो पूरा बर्फबारी होती है। ओके, स्नोफॉल होता है, हिमपात होता है, और इधर रेनफॉल होगा। तो शीतकाल में अगर भारत में किसी हिस्से में बारिश हो रही है, इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़, तो इसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ हवाएं। याद रखिएगा, भारत के उत्तरी हिस्से में, उत्तर पश्चिमी हिस्से में, छत्तीसगढ़ में, है ना, ये सब स्थानों पर शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ हवाओं की वजह से होती है। छत्तीसगढ़ में भी शीतकालीन वर्षा उसी से होती है। समझ गए क्या बात को? क्लियर है पक्का? ठीक। अब देखिए एक और चीज, ये तो खैर समझ में आ गया होगा पूरा। भारत की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु हमने कहा, जबकि भारत का ये जो कर्क रेखा से ऊपरी हिस्सा शीतोष्ण कटिबंध में आता है, और निचला हिस्सा, ये वाला हिस्सा बस जो है आपका उष्ण कटिबंध में। छत्तीसगढ़ का भी वैसे ही दिख रहा है। छत्तीसगढ़ का ये जो इतना हिस्सा दिख रहा है ऊपर का, कर्क रेखा से ऊपर, वो भी शीतोष्ण में आ रहा है, आएगा कि नहीं? लेकिन इसके बावजूद छत्तीसगढ़ का और भारत की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय है। इसका कारण ये है कि जो इधर से जो शीतोष्ण हवाएं बह रही हैं ऐसे, समझ रहे हो? ये देखो, ये जो हवाएं ऐसे आ रही हैं, ये शीतोष्ण हवाएं हैं, है कि नहीं? तो ये जो शीतोष्ण हवाएं हैं, ये हिमालय की वजह से भारत में प्रवेश नहीं कर पाती, और इसी वजह से शीतोष्ण हवाओं का भारत की जलवायु पर, छत्तीसगढ़ की जलवायु पर कोई असर नहीं रहता। समझे बात? इसलिए ये आपका जो जलवायु है भारत और छत्तीसगढ़ का, ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। बात समझ में आई क्या? पक्का? याद रखना है। क्लियर हो गया? ठीक, इतना नोट करिए। तो कब, क्यों, कैसे, कहां ठंडी है, गर्मी है, समझ में आ गया पूरा? पक्का? ठीक है। अब बस फैक्ट बच जाता है, छत्तीसगढ़ की जलवायु में क्या क्या प्रमुख चीजें हैं वो आपका आ जाएगा। ठीक। हाँ हाँ, ये ना, हाँ हाँ, ये हाई प्रेशर से उधर जा रहा है ना, 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अक्षांश की तरफ चल रहा है, भूमध्य रेखीय हवाएं हैं। कैस्पियन सागर और काला सागर है ना, ये देखो मैं इसमें दिखा देता हूँ। ये देखो, ये भारत है ना, और यहाँ पे देखो दो दिखा, ये कैस्पियन सागर और काला सागर। ठीक है, तो यहाँ से ये आपकी पश्चिमी हवाएं ऐसे बहते बहते जाती हैं, तो यहाँ इसके ऊपर से पानी ले लेते हैं, और फिर जा करके देखो ऐसे भारत की तरफ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर जो है आपका ये हिमालय से टकराएगी, फिर ऐसे करके, ठीक, और फिर दो हिस्से में बढ़ जाएगी। राइट, क्लियर? ठीक, ये आपकी पश्चिमी विक्षोभ हवाएं हैं, तो शीतकाल में चलती हैं। ओके,
जलवायु पूरा समझ में आ गया है ना। छत्तीसगढ़ की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय क्यों है और वो उप आर्द्र क्यों है, मानसूनी क्यों है, ठीक है, इसको समझना है ना। दूसरा एक आता है कि छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है वो कैसी जलवायु है, तो उसमें आपको महाद्वीपीय जलवायु डालना है। क्या? महाद्वीपीय जलवायु है। महाद्वीपीय जलवायु मतलब ये जो आपका महाद्वीप है या स्थलीय भाग है, भू आवेष्टित भाग है छत्तीसगढ़ जो है ना। और भारत जो है वो उप महाद्वीप है। भारत क्या है? उप महाद्वीप। उसके अंदर छत्तीसगढ़ पूरी तरह से स्थलों से ही घिरा हुआ है। तो यहाँ की जलवायु है वो कैसी जलवायु है? महाद्वीपीय जलवायु। कैसी है? महाद्वीपीय जलवायु, स्थलाकृति या स्थान के आधार पर, ठीक है। हाँ, तो ये भी याद रखना, और महाद्वीपीय जलवायु वो भी याद रखना कैसा है वो, ठीक है। छत्तीसगढ़ में बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में भी यही आपको लिखना है, याद रखिएगा, ठीक है। उप आर्द्र है, ये भी याद रखेंगे। और ये प्रभावित करने वाले कारक यहाँ बिल्कुल याद रखना, इसमें प्रश्न आया था, स्टेटमेंट वाले प्रश्न आए थे, क्लियर है। बाकी छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, छत्तीसगढ़ में तापमान का वितरण कैसा है, फिर आपका बारिश का, वर्षा का वितरण है ना, और आपका वायुदाब का वितरण, ठीक है। ये पूरा मैप में हम लोग देखेंगे कल की क्लास में, ठीक है। हाँ, कहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, कहाँ पर कम बारिश होती है, जिला, क्षेत्र, है ना, ये सब अपने को कल देखना है। आगे कल पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें मैप वगैरह पूरा स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के भूगोल में यही एक लास्ट टॉपिक था जलवायु वाला, है ना। लेकिन आपकी क्लासेस बची हैं तो उसमें मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता दूंगा, है ना। मैप वाइज कुछ नए पर्वत, पहाड़ वगैरह और जलप्रपात वगैरह, ठीक है, ये थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे मैप वाइज, ओके। बाकी मैपिंग में मैक्सिमम आप चुके हो, सीजी मैपिंग के अंदर कौन से जिले में कौन सा खनिज है, कौन सा उद्योग है ना, वो सब आप कर चुके हैं, ठीक है। तो उसको मैं और दोबारा नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि जिलेवार ही उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक बस पहाड़, जलप्रपात थोड़ा बहुत हम लोग और देखेंगे नए नए, ठीक है। इतना हो जाएगा, फिर आपका खत्म ज्योग्राफी, ठीक, ओके। कुछ होमवर्क दिया था? नहीं? उद्योग के बारे में? हाँ, क्या? हाँ हाँ, तो वो जैसे इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे, इकोनॉमिक सर्वे में आपका कौन कौन सा शुगर मिल है, कारखाना शक्कर का, वो पूरा रहेगा, उसकी क्षमता कितनी है, कब इस्टेब्लिश हुआ, कब स्थापित हुआ, वो सब रहेगा, ठीक है। इकोनॉमी में हम लोग आंकड़ों के साथ पढ़ेंगे, है ना, इसीलिए उसमें कृषि वाला आंकड़ा भी नहीं बताया हूँ। कृषि हो गया, है ना, आपका विद्युत हो गया, ओके, है ना, ये सब चीज़ें हम लोग इकोनॉमिक सर्वे के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो लेटेस्ट रहता है उसी के हिसाब से पढ़ते हैं। तो जब भी आपकी क्लास रहेगी, जैसे अभी क्लास होती तो हम हमारी जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 वो हमको पढ़ना है, वहाँ से प्रश्न आएगा प्रीलिम्स में, और मेंस में 24-25 से आएगा, मेंस में नए वाले इकोनॉमिक सर्वे से, ठीक है। वो आपका मार्च में आता है नया इकोनॉमिक सर्वे, ओके। तो जो पुराना रहता है उससे हम लोग प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं। अभी फरवरी में प्रीलिम्स होगा, तो उसके पहले जो भी एग्ज़ाम दोगे और पीएससी प्रीलिम्स दोगे, उसमें पूरा आपका इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 वहीं से ही पढ़ना है, ठीक है। हाँ, तो ये सब आंकड़े वाले, कृषि, उद्योग, और क्या बचेगा आपका, विद्युत है, जनसंख्या है ना, ये सब हम लोग उसी के साथ पढ़ेंगे, ओके, है ना। इसमें यहाँ जियोग्राफी के साथ उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैपिंग में तो ट्रेस कर ही चुके हैं, ओके, बाकी मैं वहाँ पे पूरा बताऊँगा आपको, ठीक ठीक, चलो, थैंक यू।